हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि सम्मन क्या होता है और कोर्ट से अगर सम्मन आ जाता है तो आप क्या करेंगे। देखिए, इससे पहले कि अपने वीडियो के साथ हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, यहाँ मैं सम्मन बात कर रहा हूँ क्रिमिनल केस में। जब कोई क्रिमिनल केस होता है और सिविल केस में सम्मन क्या होते हैं वो सीपीसी में होते हैं। उसका भी एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप सिविल केसेस के बारे में भी देख सकते हैं। हम इसमें भी दोनों की बातें करेंगे। वैसे देखिए, जब भी कोई कोर्ट आपको बुलाना चाहता है अपने पास तो वो क्या करता है, आपको सम्मन देता है। और क्रिमिनल केसेस में सम्मन का जो प्रोविज़न है वो आपके सीआरपीसी के चैप्टर 6 में दिया गया है, प्रोसेस टू कंपेल दी अपीयरेंस। पार्ट 1 मैंने इसलिए कहा है कि देखिए, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस दो तरीके से होता है। आपको सम्मन भी भेजा जा सकता है, आपके खिलाफ वारंट भी इशू हो सकता है, या कोई प्रोक्लेमेशन जारी हो सकता है। तो हम इन तीनों टॉपिक्स पे अलग अलग बात करेंगे। तो आज हम सम्मन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वारंट के बारे में, और उससे नेक्स्ट के बारे में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। तो ज़रूरी है पहले कि सम्मन जब आता है किसी कोर्ट से तो सम्मन का क्या करना होता है, क्या आपकी लीगल ड्यूटीज़ हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और समझिए इन सारी बातों को। हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या भाई कहीं किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की वीडियो सीरीज़ में हम कई सारे वीडियो लेकर आए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं वहाँ से बाकी सारे वीडियोस। और जितनी लेक्चर सीरीज़ है कोई भी वीडियो मिस ना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ये सारी लेक्चर सीरीज़ देख लेंगे ना तो आपको सीआरपीसी में कोई डाउट नहीं रहेगा। यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट। देखिए, चैप्टर जो 6 है ये बात करता है प्रोसेस टू कंपेल दी अपीयरेंस। अब भाई कैसे हो सकता है अपीयरेंस, आप ये समझिए। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि भाई पहले एक नॉर्मल बुलावा भेजा जाता है। भाई कहीं पे अगर आपका कोई किसी को बुलाना है तो क्या करते हो, पहले प्यार से कहते हो। प्यार से कहेंगे तो क्या करेंगे, सम्मन भेजेंगे। प्यार से कोई नहीं मानेगा तो क्या करेंगे, पुलिस को भेज के अरेस्ट करवा लेंगे, वारंट भेजेंगे। सेकंड चीज़, अब उसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो हम उसके खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन जारी करेंगे, उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बना देंगे और उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड कुछ दूसरे प्रोसेस से रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं। तो सेक्शन 61 से 69 आप बात करेंगे सम्मन्स की, 70 से 81 करेंगे वारंट की, 82 से 86 आपका रहेगा प्रोक्लेमेशन का, और 87 से 90 रहेंगी जो अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। आज के टॉपिक में हम जिसकी बात करेंगे वो हम करने जा रहे हैं सम्मन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ये होगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में दोनों एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किसी को भी कोर्ट में, भाई इसका नाम पढ़िए आप, आपके नाम से आपको क्या लग रहा है कि प्रोसेस टू कंपेल दी अपीयरेंस। क्यों चाहिए अपीयरेंस किसी का, पहले हम सम्मन को समझते हैं कि सम्मन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, सम्मन का मतलब क्या होता है। सम्मन का मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कमांड देता है किसी भी व्यक्ति को, जिसको ये दिया जाता है टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। कोर्ट का एक आदेश होता है। कोर्ट क्या करता है, एक आदेश जारी करता है। कोर्ट कहता है कि भाई मेरा ये आदेश है कि तुम सो एंड सो टाइम पे सो एंड सो प्लेस में कोर्ट के सामने अपीयर हो जाना, टू आंसर समथिंग, आंसर द कंप्लेंट मेड अगेंस्ट हिम, तुम्हारे खिलाफ ये वो है। लेकिन ये सिर्फ आपको डेफिनेशन से सिर्फ एक्यूज्ड का सम्मन लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। किसी विटनेस को भी सम्मन दिया जा सकता है। सम्मन किसी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी दिया जा सकता है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे करेंगे। तो जनरली देखिए, सम्मन का एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझें तो सम्मन होता है बुलावा। कोर्ट के द्वारा एक आदेश पत्र जिसमें जारी किया जाता है कि आप पर्टिकुलर टाइम और डेट के ऊपर पर्टिकुलर प्लेस में कोर्ट के सामने पेश हो जाएं। पर्पज आपके सम्मन में लिखा होगा कि क्या पर्पज है,
आप डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आप विटनेस के तौर पे बुलाए गए हो या आपके खिलाफ ही कंप्लेन है। अब इस सम्मन जब आपके पास आ जाता है, कोर्ट का बुलावा आ जाता है और कोई नहीं जाता, तो क्या होगा? वो एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जहाँ पे आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। यू कैन बी बिहाइंड द बार फॉर 6 मंथ्स। अगर आप एज ए विटनेस या कभी भी कोर्ट का बुलावा आता है और उसको आप इग्नोर करते हो तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो सकते हैं। तो यू हैव टू ओबे, इट इज़ योर लीगल ड्यूटी, इसको याद रखिएगा। अभी हम बात करते हैं सीआरपीसी और सीपीसी की। सीआरपीसी और सीपीसी की दोनों में हमने सम्मन पढ़ा है। सीआरपीसी को आज हम पढ़ने वाले हैं और सीपीसी को हम पढ़ चुके हैं। देखिए, सीपीसी में 2 चीज़ें आती हैं। आपके 158 सेक्शंस हैं जो कि एक सब्सटेंटिव पार्ट की तरह काम करते हैं, और 51 ऑर्डर्स हैं जो कि प्रोसीजरल, जो सेक्शंस में दिया गया है उनका प्रोसीजर बताते हैं। अगर मैं अभी रिगार्डिंग सम्मन की बात कर लूँ तो सेक्शन 27, 28, 29 और 31 एंड 32, ये जो सेक्शंस है ये डील करते हैं रिगार्डिंग सम्मन से। अभी भाई इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? प्रोसीजर दिया गया है इसका जो, वो दिया गया है आपका ऑर्डर 5 में, रूल 1 से लेके रूल 30 तक। वहाँ हमने पढ़ा था कि सम्मन के कैसे होगा, सम्मन के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले कंटेंट क्या होने चाहिए? हमने कहा था कि भाई जज की सील होनी चाहिए, कोर्ट के अफसर के साइन होने चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर टाइम प्लेस प्रॉपर लिखा होना चाहिए, रीज़न लिखा होना चाहिए। तो कंटेंट की बात की। फिर हमने की मोड ऑफ सर्विस की बात की कि उसे सर्विस कैसे की जाएगी। आपको ध्यान हुआ सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ, रूल 9A, जिसको दस्ती सम्मन भी बोला जाता है। दस्ती सम्मन याद है ना आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलिए, वो सीपीसी की बात होगी। अगर आप ये पूरा देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसके ऊपर पूरा 2 या 3 वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमने सीपीसी में पढ़ा था। देखिए, बातें वही हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सीपीसी और सीआरपीसी में बातें लगभग सेम हैं। ये सिविल मामलों को डील करता है और ये जो है आपके क्रिमिनल मामलों को डील करती है। अब इस सम्मन यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे 61 में पढ़ेंगे कि भाई सम्मन का फॉर्म क्या होगा। फॉर्म जैसे आपने सेकंड शेड्यूल में देखा ना कि बहुत सारे फॉर्म दे रखे हैं, अराउंड आई थिंक 59 कुछ फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स के भी कौन सा फॉर्म यूज होगा, ये सारी चीज़ें, उसके कंटेंट क्या क्या होंगे। टोटल 56 टाइप के फॉर्म्स हैं आपके सेकंड शेड्यूल्स में। उसमें फॉर्म नंबर 1 है जो कि यूज होता है। उसके बाद भाई सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा, वही जो हमने यहाँ देखा था, मोड ऑफ सर्विस। मोड ऑफ सर्विस में आपने यहाँ पढ़ा था कि भाई अगर फैमिली मेम्बर नहीं मिलता है, वो बंदा नहीं मिलता तो फैमिली के एडल्ट मेंबर को दे सकते हो। ऑर्डर 5 के रूल 15 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी वहाँ पे कि फैमिली किसी एडल्ट मेंबर को दे सकते हो। मुनीम और सर्वेंट जो फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे। सेम चीज़ आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे 64 सेक्शन में। तो दोनों को कोरिलेट करके जरूर पढ़े, मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। अगर आप सीपीसी पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ दोनों को कोरिलेट करें। सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आप सीआरपीसी पढ़ लीजिए। जब सीपीसी पढ़ें तो फिर से इसको कोरिलेट करें, आपको दोनों के दोनों बेरैक अच्छे से याद हो जाएंगे। अभी बात आती है कि क्यों ज़रूरत पड़ी। हमने कहा उसकी भाई टू मेक श्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट। देखिए, जब भी कोई ऑफेंस होता है, ऑफेंस होगा तो उसके लिए कोई ना कोई एक एक्यूज्ड होगा। एक्यूज्ड होगा तो भाई फेयर ट्रायल कब होगा, जब इस एक्यूज्ड को भी तो सुना जाएगा ना। हमारा जुडिशियल सिस्टम देखिए भाई सबको इनोसेंट मानता है और दोनों को सुनने का मौका दिया जाता है। नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है, ये लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। अब इस एक्यूज्ड को कोर्ट में बुलाया जाएगा कि कैसे इसकी भाई प्रेजेंस को हम, हाउ वी कैन प्रोक्योर दी presence of accused in court
एक्यूज्ड हो विटनेस हो कैसे करेंगे भाई? देखिए आपकी दो चीज़ें हैं। जब एक्यूज्ड को बुलाना है तो आपने क्या किया था, आपने एफआईआर की थी। एफआईआर के बाद क्या किया था, एफआईआर के बाद पुलिस वाले ने भाई उसमें इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या हुआ कि वो 173 में चालान पेश कर दिया, उसने पुलिस रिपोर्ट दे दी। और जब वहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, किसने ले लिया, मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो 204 सेक्शन 204 के तहत वो इशू ऑफ प्रोसेस जारी करता है। अब मान लीजिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अब उसमें क्या होगा कि भाई उसमें डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा और इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगी। भाई कंप्लेंट के थ्रू आया था तो भी यही बात पहुंचेगी। तो यानी कि लास्टली कॉग्निजेंस किसको लेना होता है, मैजिस्ट्रेट को लेना, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे ले, चाहे वो कंप्लेंट पे ले, कैसे भी ले। तो सेक्शन 204 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 204 क्या कहता है, उसको समझने से पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी होंगी। क्या समझना होगा हमें कि सीपीसी ने दो चीज़ों में केसेस को डिवाइड किया है क्रिमिनल केस को। पहला है सम्मन केस और दूसरा है वारंट केस। सम्मन केस कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2KW में। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ये W वारंट केस बड़े भाई हैं, इन्होंने सम्मन को अपने घर में जगह दे दी है। तो ये आप याद रखिए, वारंट केस का अपोजिट होता है सम्मन केस, इसीलिए वो W में बैठा है। अब वारंट केस क्या है, थोड़ा सा नाम से आपको लग रहा है कि जो थोड़ा सा बदमाश टाइप होगा, तो वारंट केस को 2KX में डिफाइन किया गया है। ठीक है, ये फाइटर टाइप का आदमी है। ये तो होगी भाई डेफिनेशंस की बात कि कहाँ पे होते क्या हैं। सम्मन केस वो होते हैं जिनकी सज़ा 2 साल से कम होती है। ऐसे ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम है और जिनकी 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, डेथ हो, इन सब को क्या माना हमने, वारंट केस माना। यानी ऐसे में बंदे को भाई अरेस्ट करके ही बुलाना पड़ेगा। तो सम्मन केस और वारंट केस का डिफरेंस आपने समझ लिया। अभी हम समझते हैं कि इशू ऑफ प्रोसेस से क्या होगा। जब देखिए सेक्शन 204 में जब इशू ऑफ प्रोसेस होती है, मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे। अब जब भी पुलिस रिपोर्ट आ गई, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब कुछ होगा, तो ट्रायल शुरू करने से पहले क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले लेगा और उसे लगता है कि हाँ भाई कॉग्निजेंस के बाद किस केस के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उस केस में उसके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, अगर वो सम्मन केस है, हमने जो सम्मन केस पढ़ा था उसको यहाँ रिलीवेंट है वो, अगर वो सम्मन केस है तो ही विल इशू सम्मन, वो उस एक्यूज्ड के पास सम्मन भेजेगा कि फॉर द अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन द कोर्ट। किसके लिए, फॉर द अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड इन कोर्ट। इन केस वो वारंट केस है, अगर वो वारंट केस है, व्हाट विल हैपन देन, ही विल इशू वारंट, वारंट इशू करेगा। ये तो होगी सिंपल बात। लेकिन वारंट के साथ साथ वो चाहे तो सम्मन भी इशू कर सकता है, और अगर चाहे तो वो बेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है। ये बेलेबल वारंट क्या होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। ये 3 ऑप्शन उसके पास होते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिशन है उसका कि वो कौन सी चीज़ इशू करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में कहा है कि जो आपका सुबोल मंडल वर्सेस स्टेट था 1974 का, वहाँ भी कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, बट कोर्ट मस्ट एक्ट ऑन दिस डिस्क्रिशन वेरी जुडिशली एंड विथ फुल कॉशन। जुडिशली उसको एक्ट करना चाहिए, अपना माइंड अच्छे से लगाना चाहिए जुडिशल के हिसाब से। तो यहाँ पे आपने समझा कि भाई ये चीज़ें कहाँ इशू होंगी, 204 में। अब मान लीजिए कि भाई ये बंदा सम्मन के बाद भी नहीं आता है। अब सम्मन नहीं आता है तो इन लीव ऑफ सम्मन वहाँ क्या किया जाएगा, वारंट इशू किया जाएगा अंडर सेक्शन 87।
समझिए मेरी चीज़ों को। सेक्शन 87 ये कहता है कि कोई भी ऐसा केस जहाँ पे कोर्ट सम्मन इशू करता है किसी व्यक्ति को, और भैया सम्मन के बाद भी वो बंदा नहीं आता या कोर्ट को लगता है कि वो नहीं आएगा, तो वहाँ पे क्या है, वारंट भेज सकता है उसके अरेस्ट के लिए। ये एट द टाइम बिफोर इश्यूइंग ऑफ सम्मन भी भेज सकता है। अगर दूसरी पार्टी बता दे कि जनाब भाग जाएगा, वो नहीं पकड़ में आएगा आपके सम्मन के, ठीक है। उसके बाद एक रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि वो एब्सकॉन्ड हो जाएगा और वो सम्मन को ओबे नहीं करेगा, लेकिन वो उसको रीज़न देना पड़ता है, राइटिंग में देना पड़ता है। ये आप याद रखिए। ये हम 87 पढ़ेंगे तो भी अच्छे से बात करेंगे, बट मैं जिस्ट बता रहा हूँ, इसको समझना जरूरी है। आपको लगा होगा सम्मन की बात करते हम कहाँ पहुँच गए। देखिए बेसिक्स के साथ हमेशा जुड़े रहिए। अगर आपने प्रोसेस को समझ लिया ना एक बार, तो समझिए आके आपने पूरा खेल जीत लिया है। तो 87 में सम्मन के लिए वारंट इशू हो जाना, इशू ऑफ वारंट इन लीव और इन एडिशन ऑफ सम्मन। या तो सम्मन दिया, पहले नहीं आया तो वारंट कर दिया, या सम्मन केस में ही उसने, जो हमने 204 में पढ़ा था, इस केस में ही उसने वारंट दे दिया। यू गॉट माई पॉइंट। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब समझेंगे भाई, सम्मन दे दिया, सम्मन जाएगा, तब से सुन रहे वारंट जाएगा। ये सम्मन और वारंट होते क्या है, अब हम समझना, इसको शुरू करेंगे। देखिए आपके सामने एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1, सीआरपीसी के सेकंड स्केड्यूल में फॉर्म दिए गए हैं। टोटल 56 टाइप के फॉर्म। कितने हैं? 56 टाइप के फॉर्म्स हैं वहाँ पे। टोटल 56 फॉर्म्स हैं, आप कह सकते हो। नॉट टाइप, यू कैन कॉल इट 60 फॉर्म्स का फॉर्मेट दिया है। उसी का पहला जो फॉर्मेट है, सम्मन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, फॉर्म नंबर 1। 2, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, एड्रेस, whereas your attendance is necessary to answer to a charge of, यहाँ थोड़ा सा चार्ज के बारे में लिखा जाएगा। You have already retired to, you have hereby required to appear in person by pleader as the case may be before the magistrate। उसको इन पर्सन भी बुला सकते हैं, वो अपने प्लेटर से भी आ सकता है। यहाँ डेट, टाइम, डे बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट की सील रहेगी और यहाँ जज साहब के क्या रहेंगे, सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज योर फॉर्म ऑफ सम्मन। और सेक्शन 61 इसी की बात कहता है। प्रैक्टिकली आपने फॉर्म देख लिया क्या क्या होता है। अब बेरेक्ट देखिए क्या कहता है कि एवरी सम्मन्स इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, साइंड बाय द प्रिजाइडिंग अफसर। हमने कहा कि यहाँ साइन होने चाहिए, यहाँ देखा ना आपने, साइन होने चाहिए। और सच कोर्ट बाय सच अदर अफसर, या कि दूसरे अफसर से, जैसा हाई कोर्ट ने आदेश दिया हो। समय समय पर हाई कोर्ट आदेश देता रहता है। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। सील ऑफ द कोर्ट कहाँ है भाई, ये देखो यहाँ पे सील ऑफ द कोर्ट। आप जब प्रैक्टिकली कंपेयर करोगे फॉर्म ऑफ सम्मन को और सेक्शन को, तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक चीज़ क्लियर होगी आपको। चलिए अभी अगले सेक्शन को देखते। सेक्शन 62 बात करता है सम्मन साउथ साउथ, कैसे सम्मन की सर्विस की जाएगी। देखिए ये कहता है कि एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। या तो पुलिस ऑफिसर करेगा, या फिर वहाँ के जो रूल बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन बिहाफ ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। ऐसे में कोर्ट का एक अफसर होता है जिसको बोलते हैं प्रोसेस सर्वर, और इसी का काम होता है सम्मन सर्व करना। एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस सर्वर, इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट, इसको प्यादा भी बोला जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेजेस में चीज़ें होती हैं। तो इनमें से कोई भी, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, पुलिस ऑफिसर, या फिर कोई कोर्ट का ऑफिसर है जो सर्विस करेगा, या कोई दूसरा भी पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट हमने कहाँ पढ़ा था। देखिए जब भी ऐसी चीज़ें आती है ना, छोटे छोटे वर्ड, लॉ में यही है, आपको कैसे रिलेट करना है। सेक्शन 21 ऑफ IPC, टोटल 12 कैटेगरीज बताई गई हैं। इसमें से फर्स्ट ओमिट कर दी गई थी, बाकी 11 कैटेगरी आपको पढ़नी है, पब्लिक सर्वेंट कौन है। उसके बाद आ जाइए, द सम्मन सेल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली। अगर पॉसिबल है भाई तो उसको पर्सनली देना है। ऑन द पर्सन सम्मन, जिसके नाम पे सम्मन आए हैं। अगर मान लो किसी अजीत के नाम पे सम्मन गया तो अजीत को ही देना है। बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम टू वन ऑफ द डुप्लीकेट,
ऑफ दिस समन। डुप्लीकेट में जाएगा, हमने पढ़ लिया 61 में, तो एक डुप्लीकेट कॉपी उसको दे देंगे और दूसरी अपने पास उसके साइन ले लेंगे रिसीविंग और कोर्ट में आ जाएगी। तीसरा कहता है कि एवरी पर्सन ऑन हुम अ समन इज सो सर्व्ड सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग अफसर। अगर सर्विंग अफसर चाहे, सर्विंग अफसर कौन होगा, ये बात हमने कर ली क्लॉज सब सेक्शन 1 में। साइन अ रिसिप्ट देयर फॉर ऑन बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। दूसरे डुप्लीकेट जो सम्मन है, उस डुप्लीकेट सम्मन के जो डुप्लीकेट सम्मन है इसके पीछे की तरफ यहाँ पे वो साइन करेगा रिसिप्ट के कि मैंने रिसीव कर लिया। तो ये हो गया नॉर्मल एक सर्विस, जो नॉर्मल एक सर्विस होती है। सर्विस कैसे होगी, आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे दस्ती सम्मन नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में आप पर्सनली सर्विस नहीं कर सकते, इसको पुलिस अफसर करेगा, कोर्ट का अफसर करेगा, कोई और पब्लिक सर्वेंट या स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे। अब ये तो बात होगी, मान लो भी किसी कॉर्पोरेट बॉडीज़ को या सोसाइटीज़ को देना सम्मन, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अगर रेलवे को देना है तो उसके जीएम को देंगे, जनरल मैनेजर को देंगे। अगर किसी आर्म फोर्सेज में जाना है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर को जाएगा। भाई किसी कॉर्पोरेट बॉडी, किसी उसके हेड ऑफ द ऑफिस को जाता है। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जब भी कोई सर्विस होती है सम्मन की, तो सम्मन की सर्विस जब किसी कॉरपोरेशन को की जाती है तो भाई बाय सर्विंग इट ऑन दी सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, इनको है ना नंबरिंग दे ले अपने ब्रैकेट में से 1, 2 और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, और बाय लेटर सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, वो चाहे कहीं बैठा हो, ठीक है। इन विच द केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। और जब एक पोस्ट के तौर पे वो लेटर उसके पास पहुंच जाता है तो सर्विस मान ली जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, आप लिखिए उस केस को, लिख लीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस डीडीए, दिल्ली का केस है 1981 का। यहाँ पे क्या कहा गया था कि भाई जो ब्रांच मैनेजर है, इन्होंने कहा कि जी सीआरपीसी में लिखा है लोकल मैनेजर और हमारे यहाँ तो ब्रांच मैनेजर को भेज दिया आपने, वो गलत किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है बच्चा, जो ब्रांच मैनेजर है ही इज आल्सो है लोकल मैनेजर। ब्रांच मैनेजर लोकल मैनेजर की कैटेगरी में ही आता है और जो सम्मन की सर्विस हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। यू गॉट माय पॉइंट। चलिए अभी चलते हैं आगे। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन दे दी इसने कि इन दिस सेक्शन कॉरपोरेशन का मतलब क्या है। भाई जो भी आपका कंपनी है, कोई अदर बॉडी कॉरपोरेट की है, जो सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर दी सोसाइटी रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, तो उसे कॉरपोरेशन मान लिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो किसको जाएगा भाई, सेक्रेटरी को जाएगा, लोकल मैनेजर को जाएगा, या कोई प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, या फिर बाई पोस्ट उसके चीफ ऑफिसर को भी इंडिया में जो उसकी जो भी उसका चीफ ऑफिसर है उसको भेज दिया जाएगा और वो सर्विस मानी जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे 64 पे। 64 कहता है कि मान लो भाई कोई बंदा मिला ही नहीं, भाई बहुत दिनों से ढूंढा जा रहा है इस भाई साहब को, संबंध देना है, बहुत सर्विंग अफसर वगैरह सब ने ढूंढा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड, भाई अगर जहाँ पे जिस व्यक्ति को सम्मन दिए गए हैं बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस, पहला वर्ड क्या आ गया कि आपको ड्यू डिलीजेंस करना है, नहीं ढूंढ पाए तो सम्मन किसको सर्व किए जाएंगे, सम्मन को लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट दे दो, किसको दे दो, उसके बिहाफ पे सम अडल्ट मेल मेंबर। इसको ध्यान देना, आपके वहाँ पे लिखा गया है सीपीसी में लिखा गया अडल्ट मेंबर और यहाँ लिखा गया अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली रेजाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ में रहता हो, एंड पर्सन विद हुम द समन इज सो लेफ्ट सेल इफ सो रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन रिसीव्ड देयर फ्रॉम बैक ऑफ द डुप्लीकेट। वही करेगा भाई, उसके पीछे क्या करेगा, साइन करेगा रिसिप्ट के। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है
सम ऑफ अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली रेजाइडिंग विद हिम, एक डुप्लीकेट उसको दे देगा। यहाँ पे देखो इसने भी क्लियर कर दिया, सीपीसी में भी ये चीज़ आती है कि सर्वेंट जो है वो आपका फैमिली मेंबर नहीं होता है। सर्वेंट हो, मुनीम हो, ये सब आपके फैमिली मेंबर्स में नहीं आते हैं। चलिए अभी चलते हैं हम आप आगे सेक्शन 65 की तरफ। 65 यहाँ पे कहता है कि प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। भाई हमने जो 62 से लेके 63, 64 तीन सेक्शन पढ़े और उस हिसाब से 62, 63 और 64 में हम सर्विस नहीं कर पाए। ओके, सर्विस नहीं कर पाए भैया। अब हम क्या करेंगे? तो जब सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज इन ऑफ ड्यू डिलीजेंस अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63, 64, इन तीन सेक्शनों में तो भी नहीं कर पाए हमने कोशिश कर ली, फैमिली मेम्बर को भी नहीं दे पाए, वो पर्सनली भी नहीं दे पाए उसको। तो वहाँ पे सर्विंग अफसर क्या करेगा? ही विल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट को चिपका देगा। कहाँ चिपका देगा? सम्मन की डुप्लीकेट कॉपी को टू सम कॉन्शियस पार्ट ऑफ द हाउस, उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट होता है जो भाई ऐसा नहीं है करके पिछवाड़े में जाकर चिपका के आगे कहीं दिखे ही ना, कोई जाता ही ना हो, जहाँ उसका घर का मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे। होमस्टेड इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरी रिजाइड्स, जहाँ जिसको सम्मन किए गए वो रहता हो। एंड देयर अपॉन द कोर्ट आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंग्स फिट, और न्यायालय उसके बाद जैसा उसको उचित लगे वो इंक्वायरी करेगा, या तो डिक्लेयर कर देगा कि भाई सम्मन वो ड्यूली सर्व हुए हैं, या फिर फ्रेश सर्विस अगर उसको उचित लगता है। तो अगर भाई कोर्ट इंक्वायरी करेगा कि नहीं मिल रहा तो क्या करे? चिपका दिया, भाई सर्विस यही होगी, ठीक है। प्रोक्लेमेशन की बात तो हम बाद में करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं यार चिपकाना इससे काम नहीं चला, दोबारा से फ्रेश सर्विस कर दी जाए, तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो दोबारा से फ्रेश सम्मन भी दे सकता है यहाँ पे। इसको हम किससे रिलेट करेंगे? ऑर्डर 5 के रूल 17 ऑफ सीपीसी। मैं आपको साथ साथ सीपीसी भी बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलें। अभी आ जाइए आप सर्विस ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। भाई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे हम 27, 28 में पढ़ते थे भाई, तो 66 कहता है कि जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस देनी हो, जब गवर्नमेंट सर्वेंट को देंगे तो वहाँ पे जो डुप्लीकेट देना है, डुप्लीकेट तो सबको देना ही देना है, टू द हेड ऑफ द ऑफिस। जब कोई व्यक्ति समन किया जाता है वो किसी एक्टिव सर्विस में होना चाहिए गवर्नमेंट की। कोर्ट इशूइंग द समन, जो कोर्ट समन इशू कर रहा है वो डुप्लीकेट में उसको भेजेगा, उसको 2 कॉपी भेजेगा वो हेड ऑफ द ऑफिस को। जो हेड ऑफ द ऑफिस है वहाँ पे, जो हेड ऑफ द ऑफिस की चेयर पे बैठा है, उस व्यक्ति को डुप्लीकेट कॉपी भेजी जाएंगी। इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉयड, जिस कौन से डिपार्टमेंट में भेजी जाएंगी? जहाँ वो बंदा नौकरी करता है जिसके लिए सम्मन इशू हुआ है। और वो जो हेड ऑफिस क्या करेगा, जब उसको डुप्लीकेट मिल जाएगी तो वो यहाँ पे प्रोसेस सर्वर वाला काम करेगा, सर्विंग ऑफिसर वाला काम करेगा, जो सेक्शन 62 में दिया गया है। और वो क्या करेगा? पीछे साइन ले लेगा डुप्लीकेट पे, एक उसको दे देगा अपने ऑफिस में, एक वापस करेगा कोर्ट को अंडर इज सिग्नेचर विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन, उसमें एक इंडोर्समेंट करके, ठीक है। एक रिपोर्ट में आता है, ये आपका सेम हम जब 28 में पढ़ते हैं, किसी डिफेंस में कमांडिंग अफसर के पास आते हैं सिग्नल, तो एक रिपोर्ट भेजता है साथ में एक लेटर की अपने साइन में, वही बात यहाँ पे कह रहा है। और वो जो सिग्नेचर है ना उस हेड ऑफ द ऑफिस के, वो माने जाएंगे कि भाई ये सर्विस हुई है, ये सर्विस, इस जो सम्मन की तामील है ये हो गई है, इस बात का प्रूफ होंगे उसके वो सिग्नेचर सबूत के तौर पे। अभी आ जाइए 67, जो लास्ट सेक्शन बात करता है रिगार्डिंग दी सर्विस की। अब भाई अगर हमें आउटसाइड लोकल लिमिट, जैसे हम सीपीसी में पढ़ते थे कि भाई किसी दूसरे स्टेट में जाना हो, इसको आप पढ़िए ऑर्डर 5 के रूल 21 के साथ, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, जब कोर्ट चाहता है कि सम्मन जो है उसके द्वारा जो इशू किए गए हैं वो आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन हो, किसी दूसरे अपने जुरिडिक्शन से बाहर भेजना है, तो क्या होगा? देखिए, जब कोर्ट डिजायर करता है, व्हेन कोर्ट डिजायर्स दैट अ सम्मन इशूड बाय इट, यानी कि यहाँ पे कोर्ट है, ये इसका लोकल जुरिडिक्शन है, अब सम्मन भेजना है इसको यहाँ पे, यहाँ सम्मन भेजना है, एक्यूज्ड पर्सन यहाँ रहता है।
आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन में भेजना है तो ये क्या करेगा, समन्स को डुप्लीकेट में वहाँ के मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो यहाँ भी तो कोई कोर्ट होगी ना, तो इस कोर्ट का जो मैजिस्ट्रेट होगा उसको भेज देगा, और ये मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये उसकी सर्विस करवाएगा। और ऐसे कराएगा, मान लो ये उसी ने इशू किया हो, और इससे जो रिपोर्ट आएगी उसको भेज दिया जाएगा वापस यहाँ पे, जो इशूइंग कोर्ट है उसको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये डुप्लीकेट में क्या करेगा, ये कोर्ट डुप्लीकेट में इस कोर्ट को भेजेगा। कैसे भेजेगा, डुप्लीकेट में। उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाला मजिस्ट्रेट जहाँ भेजा गया है ये इस बंदे में सर्विस कराएगा एज पर सेक्शन 62, 63, 64 जैसा इसको उचित लगता है। और फिर ये क्या करेगा, उस जो रिपोर्ट आएगी वापस कोर्ट में उसके साथ में उसको भेज देगा इशूइंग कोर्ट को। ये आपका 67 है। 68 बात करता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग अफसर इज नॉट प्रेजेंट। भाई अभी आपने 67 में क्या देखा था कि एक कोर्ट ए ने कोर्ट बी को भेज दिया कि मेरा सम्मन सर्विस कराओ, बंदा तुम्हारे जुरिडिक्शन में रहता है। कोर्ट बी ने क्या किया, उसको सर्विस करा दी और रिपोर्ट वापस इसको भेज दी। तो जो सर्विंग अफसर है वो तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, वो तो इस जुरिडिक्शन में सर्विंग अफसर है। तो उस केस में क्या होगा, प्रूफ ऑफ सर्विस कैसे माना जाएगा जब सर्विंग अफसर तो प्रेजेंट नहीं है। तो जब सम्मन इशू किए गए किसी कोर्ट के द्वारा आउटसाइड इट्स लोकल जुरिडिक्शन, तो इसकी जगह आ गया आपका सेक्शन 67। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हैज सर्व्ड समन इज नॉट प्रेजेंट, भाई वो प्रेजेंट नहीं है, वो नहीं आ सक पा रहा है इस कोर्ट में, तो उस केस में क्या करेंगे कि एक एफिडेविट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर ले अपने उसमें। इसमें क्या आगे हियरिंग में बंदा तो नहीं आ सकता, सर्विंग अफसर नहीं आ सकता, लेकिन वो एफिडेविट देगा किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, कि सम्मन सर्व हो चुके हैं। और डुप्लीकेट ऑफ द सम्मन प्रपोर्टिंग टू बी इंडोस्ड, और जो डुप्लीकेट कॉपी है जिसके बैक में उसने साइन लिया है उस बंदे का 62, 64 में, वो उस मैजिस्ट्रेट को दे देगा। ठीक है, कि मैंने भाई ये सम्मन दे दिया है, और वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में। और स्टेटमेंट जो है, हालांकि इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने पढ़ा था कि एफिडेविट नहीं होता है एडमिसिबल, लेकिन कोर्ट की अगर डिज़ायर है, कोर्ट अगर एग्री कर देता है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, आप ऑर्डर 19 पढ़ते हैं सीपीसी में, तो एफिडेविट भी वहाँ पे हो सकता है। ये सेल्फ प्रिज्यूम में आ जाता है, ये रिबटेबल जरूर है। सेल्फ प्रिज्यूम में क्यों आ जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, दूसरी पार्टी जब तक इसको गलत साबित नहीं कर देती। तो ये किस में आ जाएगा, कॉन्ट्रैरी में आ जाएगा। तो ये तो पढ़िए आपने सारी चीज़ें रिगार्डिंग दी सर्विस के बारे में। अब दूसरा है कि जो एफिडेविट मेंशन इन दिस सेक्शन में बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ समन एंड रिटर्न टू द कोर्ट। जैसे हमने देखो इसको और अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ए ने कोर्ट बी को समन दिया था कि इस बंदे पे सर्विस करा दो, इसने करा दी। ये जो सर्विंग ऑफिसर था ये अपने एफिडेविट के साथ डुप्लीकेट कॉपी लगा के इस कोर्ट को दे देगा, और ये कोर्ट वापस इसको भेज देगा। तो एफिडेविट पहुंच गया, तो एफिडेविट ही वहाँ सफिशिएंट हो जाता है। अभी यहाँ पे एक केस लॉ ज़रूर डिस्कस करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट केस है, के रमेश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ एसटी से स्टेट है, ठीक है, 1994 का केस है। यहाँ पे क्या आ गया था कि सर्विस ऑफ समन कुड बी अफेक्टेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी जो समन की सर्विस की जा सकती है। इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से कर दी, ये व्यक्ति है बदमाश जिसको समन की सर्विस होनी थी। अब यहाँ से पोस्ट ऑफिस वाले भाई साहब ने क्या किया, ये पहुँचे इनके पास कि जी ये लीजिए आपका सम्मन, कोर्ट से आपका सम्मन आया है, और ये कर देता है मना कि नहीं लूँगा मैं। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में एक एक्नॉलेजमेंट लगती है साथ में। तो ये पोस्टल सर्विस का एम्प्लॉय है पोस्टमैन, ये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर जो एक्नॉलेजमेंट है उस पर लिखेगा, अपना इंडोर्समेंट करेगा कि जी इस बंदे ने तो लेने से मना कर दिया, और ये इसकी इंडोर्समेंट कि उसने लेने से मना कर दिया, ये बात मानी जाएगी कि इट इज़ ए वैलिड सर्विस।
ये नहीं कह सकता कल को ये कि मेरे पास तो आया नहीं। अगर इस पोस्टमैन ने इसके ऊपर बना या तो ये लिखे कि मुझे बंदा मिला नहीं, अगर इसने लिख दिया कि इंडिविजुअल हैज़ रिजेक्टेड द सर्विस, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट, अगर उसने लिख दी ये चीज़ कि ही डिड नॉट एक्सेप्ट, तो वो उसकी इंडोर्समेंट किसकी, पोस्टमैन की, ये मान इस बात को प्रूव करती है, सिद्ध करती है कि वो प्रॉपर सर्विस हुई है, एक वैलिड सर्विस हुई है। ये के रमेश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में था। ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लें। अभी चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 69। देखिए सेक्शन 69 को आपको ये विटनेस से रिलेटेड बात करेगा। सीपीसी से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो सीपीसी में आपको सेक्शन 31 पढ़ना चाहिए। विटनेस के जो आपके वो होते हैं, सम्मन कैसे भेजा जाएगा, और ऑर्डर 16 से भी इसको करना चाहिए। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इन दिस चैप्टर अ कोर्ट इशूइंग ए समन टू अ विटनेस। तो ये किसकी बात कर रहा है भाई, ये समन टू विटनेस की बात कर रहा है। मे इन एडिशन एंड साइमल्टेनियसली विद इशू ऑफ सच समन डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ दिस समन, एक कॉपी ऑफ समन डायरेक्ट कर देगा किसको, टू बी सर्व्ड बाय दी रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड टू दी विटनेस। रजिस्टर्ड पोस्ट, भाई रजिस्टर्ड पोस्ट का हमने पढ़ा भी है। टू द विटनेस एट द ग्लांस वेयर ही ऑनली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, या तो जहाँ पे वो बंदा रहता है या अपना बिजनेस करता है तो वहाँ पे विटनेस के तौर पे उसके पास भेज देगा। दूसरी चीज़ ये कहता है कि जब एक्नॉलेजमेंट है परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय विटनेस, कि भाई उसने जो रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ एक्नॉलेजमेंट जाती है, एक एनवलप होता है, एनवलप के बाहर एक एक्नॉलेजमेंट लगी रहती है। इस एक्नॉलेजमेंट को जब वो साइन कर देता है, इंडोर्समेंट कर देता है, या फिर पोस्टल एम्प्लॉय यहाँ पे कर देता है। ये सेम केस जो मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए बिल्कुल केस पहले मैंने इसीलिए बताया था कि आपको सेक्शन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर पोस्टल एम्प्लॉय ने और विटनेस ने रिफ्यूज़ कर दिया डिलीवरी और सम्मन लेने से, तो जो इशूइंग कोर्ट है वो डिक्लेयर करेगा सम्मन तो ड्यूली सर्व हुए भाई, अब ऐसे नहीं आएगा तो हम क्या इशू कर देंगे, वारंट इशू कर देंगे। और वारंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। 70 से लेकर अपने 90 तक के सेक्शन कवर करेंगे। 70 से 81 तक वारंट के प्रोविजन दिए गए हैं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे उसको। आई होप आपको यहाँ तक ना सम्मन से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जुड़े रहिए एमके लीगल शिक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप, मुझे पूरा विश्वास है अगर चैनल तो आपने पक्का सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। सीआरपीसी सीरीज़ का एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने सीआरपीसी को समझ लिया तो जुडिशरी का 30% प्रिपरेशन हो गया आपका, क्योंकि सीआरपीसी जब आप पढ़ते हो तो आप आईपीसी साथ साथ कवर करते हो, सीपीसी के बहुत सारे प्रोविजन समझते हो, इंडियन एविडेंस एक्ट के भी समझते हो। ये 4 मोटे मोटे बेयर एक्ट हैं जिनको मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा आपके। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।